हेलो दोस्तों, साथ है आपका मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत ही कमाल के टिप्स देने वाला हूं। अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाले या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा वेब होस्टिंग का, जहां से परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट होस्टिंग पे, और साथ में आपको मिलेगा एक फ्री डोमेन भी। तो गाइस बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। और इसके अलावा आपको और बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपके कंप्लीट ब्लॉगिंग करियर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि कैसे एक ब्लॉग को सेटअप किया जाता है, कैसे होस्टिंग लेते हैं, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कौन सा थीम यूज करना चाहिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन सा थीम चाहिए, फास्टेस्ट थीम कौन सा है, इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बनाए मैंने। उन सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डायरेक्टली जाके देख पाए। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको आगे अपने ब्लॉगिंग करियर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे टिप्स से। गाइस सबसे पहला टिप है कि जब आप डोमेन खरीदते हैं अपने ब्लॉग के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो डोमेन है वो आपको फोन पे अपने किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बोलना है एक बार। अगर एक बार में अगर उनको सुनाई दे जाता है तो आप वो डोमेन ले सकते हो। अगर आपको एक बार में अगर उनको समझ में नहीं आता, उन्हें क्लियर नहीं होता है, तो आप छोड़ देना उस डोमेन को। क्योंकि बड़े बड़े जो ब्लॉग्स है जिनको जो पॉपुलर हुए हैं, उनके नाम बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रो होते हैं वो बहुत पावरफुल लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार सुनते ही हमें क्लियर हो जाते हैं उनके नाम। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहली चीज कि आपका ब्लॉग का जो नाम होगा ये या तो 2 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, और उस 2 वर्ड जो होंगे वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला टिप था। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंग लेते हो, डोमेन लेने के बाद जो दूसरा काम रहता है वो है होस्टिंग लेना। ठीक है, अब आप जब होस्टिंग लेते हो तो ध्यान रखना एक ऐसी जगह से होस्टिंग लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो। यानी कि आप देख सकते हो कि कितने सालों से वो होस्टिंग कंपनी है मार्केट में, और उसकी जो प्राइसिंग क्या देखना कि वो प्राइसिंग सही है कि नहीं, और क्या क्या आपको ऑफर्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्या आपको फ्री डोमेन मिलता है, क्या आपको अच्छा खासा अप टाइम मिलता है, क्या आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा ही एक होस्टिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा, होस्टिंगर, जो कि आपको उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से परचेस करने से आपको टोटल मिलेगा 80% डिस्काउंट, और आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। चाहो तो आप वो वाला होस्टिंग लेकर स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका दूसरा टिप था। तीसरा ये है कि गाइस कभी भी ब्लॉगर पे अपना टाइम खराब मत करना। क्योंकि ब्लॉगर पे जिन जिन लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का मतलब यहां पर फायदा उठाया कि उनको फ्री में स्टार्ट तो कर पाए, लेकिन 6 महीने खराब करने के बाद में वो होस्टिंग और डोमेन ले ही लेते हैं और वर्डप्रेस में आ जाते हैं। तो वो 6 महीने जो होते हैं ना, उतने में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपए आप कलेक्ट करो और डायरेक्टली डोमेन और होस्टिंग लो और अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करो। ब्लॉगर पे अपना टाइम बिल्कुल भी खराब मत करना, क्योंकि ब्लॉगर की बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी भी गलती से भी ब्लॉगर पे अपना टाइम खराब मत करना। ठीक है, अब चौथा टिप, जब आप एक ब्लॉग सेटअप कर लेते हो, सारा काम हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो को देख के आप पूरा समझ सकते हो कि एक ब्लॉग कैसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। अब ब्लॉग जब आपने सेटअप कर लिया है, तो अब आप ध्यान रखना कि कभी भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो आप ये देखना कि अगर आपने सर्च किया होता वो टाइटल, तो आपको कैसा जवाब चाहिए था, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब जैसे कि अगर मैं सर्च करूंगा हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी, ठीक है, अगर मैं ऐसा गूगल पे सर्च करता हूं तो मुझे क्या चाहिए कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है और पैसे कैसे कमाना है। मेरे यहां पर 2 सवाल है, ब्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं और पैसे कैसे कमाना है। मुझे जवाब भी इसी चीज का चाहिए। अगर कोई उस ब्लॉग के अंदर बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखेगा तो मैं उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। मेरा सीधा जवाब सवाल ये है कि एक ब्लॉग को कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ से डोमेन लेना है, कहाँ से होस्टिंग लेना है। ठीक है, डोमेन नेम कैसे ढूंढते हैं, कैसे नीश सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना मेरे लिए उसमें जरूरी होगा। और उसके बाद पैसे कैसे कमाते हैं, तो मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर उसके अंदर मैं ये लिखूंगा कि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए मतलब आपको 10 साल ये सीखना होगा, 20 साल ये करना होगा, ये उसने जिस बंदे ने लिखा होगा वो बंदा लिखेगा कि मैंने पहले इंजीनियरिंग की, मैंने उसके बाद MBA किया। इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना, तो डायरेक्टली आप आंसर देने की कोशिश करना, अपने ब्लॉग के अंदर डायरेक्टली आंसर देना
कि कैसे ब्लॉग स्टार्ट किया जाता है, कैसे अर्निंग की जाती है। ठीक है, ये जवाब उनको देना। ठीक है, किसी ने अगर गूगल पे लिखा, मान लो कि आप एक हेल्थ ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर हाउ टू लूज वेट ये आप लिख रहे हो, तो कैसे वेट लॉस करना है सिर्फ और सिर्फ आप ये बताओ, है ना। बाकी और ज्यादा से घुमा फिराने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि आपको 1000 वर्ड का या 2000 वर्ड का 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है तो शुरू में थोड़ा सा मतलब उसको खींचते हैं, ये मत सोचना। आप डायरेक्टली आंसर से शुरू करो ताकि लोग शुरू से उसे पढ़ना स्टार्ट तो करें, है ना। स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो एंड तक पहुंचेंगे कैसे। तो शुरू में ही अगर बहुत ज्यादा खींच दोगे आप तो लोग जो मेन कंटेंट है वहां पहुंचने से पहले ही बोर हो जाएंगे और निकल जाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, टू द पॉइंट आपका आर्टिकल होना चाहिए। कोई आर्टिकल छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके आर्टिकल में वैल्यू है तो वो रैंक जरूर होंगे। ठीक है, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब अगला टिप ये है कि जब आप अपना नीश सेलेक्ट करते हो, है ना, तो नीश में हमेशा ध्यान रखना कोई प्रोडक्ट हो। आपका प्रोडक्ट, आपका जो नीश है वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो जैसे कॉमेडी है, कॉमेडी आपका नीश, मैं नहीं कहूँगा कि कॉमेडी नीश नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन कॉमेडी नीश में क्या ना, अर्निंग बहुत कम होती है, एडसेंस की अर्निंग बहुत कम होती है, आपको स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, वो नहीं मिलते, ये नहीं बोलूँगा, मिलेंगे, लेकिन या तो सस्ता मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि कॉमेडी निशेस जो होते हैं, लिरिक्स के जो निशेस होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कंपनीज के लिए वो एक वैल्यू नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं एक ब्लॉग लिखता हूं कि नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर फोटोग्राफी आ गया ना, तो फोटोग्राफी किन किन चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे कि ट्राइपॉड हो सकता है जिसपे एक कैमरा लगता है, तो ट्राइपॉड एक प्रोडक्ट हुआ, कैमरा एक प्रोडक्ट हुआ, डीएसएलआर, मिररलेस कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मोबाइल फोन्स को पकड़ लें तो कितने सारे मोबाइल फोन जिसके अंदर एप्पल जैसे फोन्स हो जिसके कैमरास बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद आता है एक्शन कैमरास, ठीक है, गोप्रो कैमरास, ये सब चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अलग अलग कंपनीज जो है इन प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो वो सारी कंपनीज आपके साइट पे ऐड डाल सकती है। ठीक है, तो इससे आपकी अर्निंग हो सकती है और वो कंपनी आपका स्पॉन्सर भी कर सकती है। तो ये ध्यान रखना कि आपके आर्टिकल में हमेशा एक प्रोडक्ट हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये आपको फ्यूचर में पैसे कमाने के बहुत ज्यादा सोर्सेस क्रिएट करके देगा, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आपका नीश हमेशा कोई ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट हो। फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्ट कितना सस्ता है कितना महंगा है, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप बस ये देखना कि प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप एक पानी के बोतल के लिए भी आर्टिकल लिखते हो ना, तो उसके अंदर भी एक प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो पानी की बोतल बनाती है ना, तो आपके एड्स तो आएंगे और एड्स के पैसे भी लगेंगे। ठीक है, इंटरनेट पे एड चल रहा है मतलब पैसा लग रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब हमेशा अपने ब्लॉग में याद रखना एक गेस्ट ब्लॉगिंग एरिया जरूर रखना। ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग एरिया इसलिए क्योंकि मान लो कि एक ऐसा टाइम आता है कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स डाल दिए, फिर आपको लग रहा है कि आप थोड़े बोर हो गए, आपको रेस्ट चाहिए, तो उस केस में आपके ब्लॉग में आर्टिकल्स नहीं आएंगे। तो उस केस में भी लोग अगर आपके ब्लॉग में आर्टिकल डाल दें तो आपका फायदा होगा इससे। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा एक गेस्ट ब्लॉगिंग का एरिया रखना ताकि दूसरे लोग आकर उसमें अपना आर्टिकल डाल के जाए। अब दूसरे लोग अपना आर्टिकल क्यों डालेंगे ये आप सोच रहे होंगे। गाइस देखो, सबको बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक्स कहीं से भी अगर उनको फ्री में मिल जाता है ना, तो वो लोग वहां पर अपना आर्टिकल डालेंगे और वहां से बैकलिंक लेने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी कंटेंट ही डालेंगे, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट में बैकलिंक होगा तो ही उनको भी फायदा होगा। तो इसलिए वो आपके ब्लॉग के अंदर आके गेस्ट ब्लॉगिंग में क्वालिटी कंटेंट डाल के जाएंगे और वो क्वालिटी कंटेंट रैंक होगा। ज्यादा फायदा आपको होगा, थोड़ा फायदा उनको होगा। ठीक है, दोनों मतलब एकदम मतलब दोनों के लिए अच्छा फायदे वाली चीज है और आपके ब्लॉग में नया नया कंटेंट आता रहेगा और इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एक गेस्ट सेक्शन आप जरूर बनाएं। ठीक है, अब एक और बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप जब अपना आर्टिकल लिखते हैं, अगला टिप दे रहा हूं मैं आपको, कॉल टू एक्शन का हमेशा यूज करना। हर ब्लॉग पोस्ट में कॉल टू एक्शन का यूज करना। अब देखो, शुरू में हमें लगता है कि यार कॉल टू एक्शन का यूज करेंगे, लोग शुरू में ही मतलब उनको लगेगा कि हम कुछ प्रमोट कर रहे हैं या फिर हम अपने ब्लॉग को सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं या फिर हम उसको कोई माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लोगों को लग सकता है ना, लग सकता है, नॉर्मल बात है। लेकिन गाइस देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया का, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट को ही लेके चले ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो उस केस में क्या है कि वो लोग यूं नहीं सोचेंगे कि यार आप अपना एफिलिएट प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे। उनको क्या लगेगा कि ओके, आप एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो उनको, डेफिनेटली आप जो प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आपको आपका जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन
आप जब एक प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे उनको तो उन्हें खुशी होगी कि ओके इस बंदे ने एक आर्टिकल लिखा, एक वैल्यूएबल आर्टिकल लिखा और उसके बाद उसने एक प्रोडक्ट हमें सजेस्ट भी किया, तो वो लोग उस चीज़ को जाके खरीद लेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार इस बंदे को इससे थोड़ा कमीशन मिलेगा, इसके लिंक से नहीं खरीदेंगे, हम अलग से खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें लोग नहीं सोचते हैं, है ना, वो लोग खरीदेंगे। लेकिन अब ये चीज़ मैं हर आर्टिकल में डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपका कौन सा आर्टिकल रैंक होने वाला है ना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपका वो वाला आर्टिकल रैंक हो जाए जिसमें आपने कुछ प्रमोट किया ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर आर्टिकल में आपको एक कॉल टू एक्शन लगाना है। कॉल टू एक्शन में चाहो तो आप अपने ब्लॉग को सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन लगा सकते हो, या फिर चाहो तो आप अपने ब्लॉग में कोई अफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या फिर अपना खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना जरूर, क्योंकि इससे आपकी अर्निंग शुरू से होनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिले उससे पहले ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट टिप जो है गाइस, हमेशा जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, ये मत सोचना कि गूगल के एल्गोरिदम को वो आर्टिकल अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। ये जब इंसान सोचने लग जाता है ना, तो अपनी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो हम उसके अंदर डाल नहीं पाते उस ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि हमें एक रूल बताया रखा है कि ओके आपको ये रूल फॉलो करना है, ओके 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। तो आप सोचोगे कि यार 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, तो चलो 2000 वर्ड लिखते हैं। तो इस केस में क्या होगा ना कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको डाल तो लोगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उस 2000 वर्ड्स में। हो सकता है अगर उन 2000 वर्ड्स को अगर आप 20 वर्ड में लिखते हो तो शायद आप बेटर एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, है ना। ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए उसको 20 वर्ड में तो नहीं लिख सकते 2000 वर्ड, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2000 वर्ड के आर्टिकल को अगर आप एक 500 वर्ड में अगर आप लिखते हो, ठीक है, तो शायद वो बेटर परफॉर्म करेगा 2000 वर्ड के आर्टिकल से ज्यादा। तो इसलिए इस चीज का कोशिश करना कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के एल्गोरिथम पे मत जाना। हाँ, डेफिनेटली गूगल का एल्गोरिथम ये कहता है कि ऐसे ही आर्टिकल्स रैंक होते हैं जिनमें 1000 से 1500, 2000, 3000 वर्ड का आर्टिकल, उनके रैंक होने के चांसेस ज्यादा। लेकिन गूगल कभी भी ये नहीं बोलता है कि 200 वर्ड का आर्टिकल रैंक नहीं होगा, होते हैं, है ना। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट्स को लेके चलोगे ना, न्यूज़ वेबसाइट्स वाले कोई बहुत बड़े आर्टिकल नहीं लिखते, मुश्किल से 150-200 वर्ड का आर्टिकल होता है उनका और फर्स्ट पे रैंक करता है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो न्यूज़ ब्लॉग है उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो है उनका नीश काफ़ी तगड़ा हो चुका है, तो इस वजह से उनका रैंक हो जाता है। तो इसलिए गूगल कभी ये नहीं बोलता है कि 200 वर्ड का आर्टिकल होगा या 500 वर्ड का आर्टिकल होगा तो वो रैंक नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको लंबे आर्टिकल्स लिखने होंगे, तब जाके वो रैंक होते हैं, ये सच्चाई है। पर अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो ना, तो 500 वर्ड के साथ भी आप रैंक कर सकते हो, ये रियलिटी है। अब हम सोचते हैं, अगला टिप दे रहा हूं, हम सोचते हैं कि बैकलिंक जो होता है ना, बैकलिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो एक आर्टिकल लिखते हैं और हम उसके बाद बैकलिंक्स बनाना शुरू कर लेते हैं उस आर्टिकल के लिए, ताकि वो आर्टिकल रैंक हो जाए। गाइज, ये सबसे बड़ी गलती होती है ब्लॉगिंग में कि हम एक आर्टिकल लिखते ही उसको बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि हाँ डेफिनेटली हम एक बैकलिंक जरूर बना देंगे उसके लिए, ये तो हो जाएगा, क्योंकि हम एक काम करने की कोशिश करेंगे तो वो काम तो होगा ही होगा। लेकिन आपके लॉन्ग टर्म में आपका काम बिगड़ रहा है ऐसे करने से, ठीक है। आपके ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, आप उस पर बैकलिंक तो बना रहे हो, लेकिन बैकलिंक बनाने के लिए आपको और ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जहां भी बैकलिंक बनाओगे वहां पे भी तो आपको आर्टिकल डालना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम आर्टिकल तो आप डाल नहीं सकते हो, है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, अलग अलग जगहों पर डालने के लिए आर्टिकल्स लिखोगे, छोटे लिखोगे, बड़े लिखोगे, ठीक, उसमें आपका टाइम खराब हो रहा है। आप अपने खुद के ब्लॉग में इतने में आप 5-10 आर्टिकल लिख सकते थे, ठीक है। आप बैकलिंक्स के चक्कर में अपना टाइम खराब करते हो और एक आर्टिकल को आप रैंक तो जरूर कर दोगे, लेकिन उसके बाद दूसरा आर्टिकल आप डालते डालते बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में क्या है कि गूगल आपके ब्लॉग को रेगुलर जो है चेक करता रहता है कि ये कितना अपडेटेड रहता है ये ब्लॉग, ठीक है। तो वो अपडेटेड रहने का जो अपना जो आपकी हैबिट होती है ना आपके ब्लॉग की, वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप तो बैकलिंक बनाने में बिजी थे ना, आप अपने ब्लॉग में नए आर्टिकल्स नहीं डाल पाते क्योंकि आप बिजी थे बैकलिंक बनाने में, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है कि कम से कम जब तक कि आपके ब्लॉग पे, आपका जो ब्लॉग है उस पर कम से कम 30 ब्लॉग पोस्ट जब तक नहीं होते हैं, तब तक आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। ना तो आप बैकलिंक बनाने के बारे में सोचना, ना उन ब्लॉग्स को शेयर करने के बारे में सोचना, ना सोशल बुकमार्किंग के बारे में सोचना, ना उन आर्टिकल्स को मतलब फॉर्मेट चेंज करने के बारे में मत सोचना। यानी कि होता है ना, हम रीपर्पस करते हैं हमारे आर्टिकल्स को, कुछ आर्टिकल्स को हम वीडियोस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है। तो आप सबसे पहले ये देखना कि आप 30 अच्छे आर्टिकल्स लिखो अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए और उसके बाद आप इस काम को स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि इससे कम से कम ये रहेगा कि आपके ब्लॉग पे 30 आर्टिकल्स होंगे और 30 आर्टिकल्स होंगे आपके ब्लॉग पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक लेके आते होंगे, तब तक आप
जो डायरेक्टरी लिंक्स वगैरह वो बना सकते हो, बैकलिंक्स बना सकते हो, रीपर्पस कर सकते हो और अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, है ना। तो ये चीज आप 30 आर्टिकल लिखने के बाद करना। और नेक्स्ट जो चीज है, हमेशा न्यूज़लेटर साइन अप कराने की कोशिश करना, आर्टिकल के बीच में या फिर आर्टिकल के एंड में। न्यूज़लेटर साइन अप करना से क्या होगा कि आपके जो ब्लॉग को लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपना जब भी नया आर्टिकल आप पोस्ट करते हो तो उसका नोटिफिकेशन आप उनको ईमेल पे ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा, जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगा तो आपको ब्राउज फीचर में दिखेगा, ठीक है। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो वैसे ही ब्लॉग में आप न्यूज़लेटर साइन अप करा सकते हो और उससे आपको लोगों की ईमेल आईडीज मिलेगी। उन ईमेल आईडीज को अपने ईमेल सॉफ्टवेयर में डालना। इससे याद आया, गेट रेस्पॉन्स एक बहुत ही कमाल का ईमेल मार्केटिंग टूल है। इसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से जाके परचेज कर सकते हैं और आप बहुत ही कमाल का मतलब लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं अपने न्यूज़लेटर के लिए और बहुत सारे ईमेल कलेक्ट कर सकते हो और टाइमली अपडेट्स आप अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली आके परचेज कर सकते हो। तो ये चीज जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टिप्स को आप फॉलो करते रहना, अपने पूरे ब्लॉगिंग करियर में आपका ब्लॉग बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन सब काम को करने से पहले ध्यान रखना, 30 आर्टिकल, इस पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप अपना डोमेन डिसाइड कर लेना, डोमेन डिसाइड करने के बाद उस डोमेन को खरीद के रख लो, होस्टिंग खरीद के रख लो, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप 30 आर्टिकल लिख लो, उसके बाद पब्लिश करने की कोशिश करोगे ना, तब भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि 30 आर्टिकल अगर आपके पास पहले से ही रेडी है तो आप हर रोज एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास टोटल 30 आर्टिकल हो जाएंगे अपने ब्लॉग में। तो ये एक बहुत ही मतलब आपको एक स्ट्रेंथ देगा, आपके ब्लॉग को अच्छा खासा स्ट्रेंथ देगा अगर आप कंटिन्यूसली 30 कैसे, हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप कर पाए तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप कोई न्यूज़ ब्लॉग में नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज़ जो होती है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जिस दिन होगी उसी दिन डालना पड़ेगा आपको, अगले दिन डालोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एजुकेशनल ब्लॉग बना रहे हो या फिर आप एक ट्रैवल ब्लॉग वगैरह बना रहे हो तो वहां पर आप ये चीज कर सकते हो कि आप पहले 30 आर्टिकल लिख के रख लो, उसके बाद एक एक करके उसे पब्लिश करो, ठीक है। जब तक वो 30 आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं तब तक आप 30 आर्टिकल और लिख लो, है ना। छोटे बड़े जैसा वो चलेगा यार, क्योंकि देखो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है गूगल का किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी को रैंक कराने के लिए। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक चीजें सही भी है। लोग क्यों कहते हैं कि 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, 2000 वर्ड का आर्टिकल, उसका रीजन सिर्फ ये रहता है कि अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए 15 या 20 ब्लॉग पोस्ट में, तो हर ब्लॉग पोस्ट की लेंथ 2000 या 3000 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें जोर लगाओ। इससे अच्छा तो आप ये करो कि 500 वर्ड के 60 आर्टिकल लिख लो। ये भी तो कर सकते हो ना, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 60 आर्टिकल लिख लो 500 वर्ड के। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके ब्लॉग को ग्रो करने के लिए। इसके बाद आप जाके अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस में। जल्दी क्या है ना, आप 30 आर्टिकल में 25 आर्टिकल में अप्लाई करो, अब 60 आर्टिकल के बाद अप्लाई करो, 2 महीने बाद अप्लाई करो, चांसेस ज्यादा होते हैं अप्रूवल के, ठीक है। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी जरूरत के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा और ईमेल मार्केटिंग टूल का भी डिस्काउंट लिंक मिलेगा और एक कीवर्ड रिसर्च टूल का भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली जाके वहां से इनमें से किसी को भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और अब आप देख सकते हैं ये 2 और वीडियोस। इन दोनों वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे लेके जाना है अपने ब्लॉगिंग करियर को। तो गाइस, बिना मिस किए इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लेना। और गाइस, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल बोलिए कि इससे मेरा आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।